जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के, जी हाँ मेरे दोस्तों, क्लास 10th के सोशल साइंस यानी जियोग्राफी के मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन में बात करेंगे, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है। ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा खासा हेल्प हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि हर साल दिखाया जाता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेने के बाद मे भी आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आप अच्छा खासा नंबर ला पाए। ठीक है, इसी दृष्टि से हम लोग को ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन पे बात करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन से बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हो प्रीतम एकेडमी कुछ वीडियो से आपका बहुत ही अच्छे तरीके से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रही है, यानी मॉडिफाइड टाइप का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रही है, जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ थोड़ा दिखना भी अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका पढ़ाई में मन लगे और वो पढ़ाई में खिंचाव को बढ़ाए। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ दिखना भी थोड़ा क्या होता है, जरूरी होता है, जो आपका प्रीतम एकेडमी कर रही है आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के पीडीएफ और वीडियो पाने के लिए क्या कीजिए, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार, और थोड़ा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, इतना आपसे गुजारिश रहेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है क्या है, मृदा अपरदन या भूरक्षण को रोकने का उपाय बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और एक अथवा में क्वेश्चन दिया है, जैसे एग्जाम में जिस प्रकार से पीडीएफ आपको दिया जाता है, जिस प्रकार से पीडीएफ फॉर्मेट में आपका पेपर में छापा हुआ रहता है, एकदम एग्जैक्टली उसी प्रकार से बनाया गया है। अथवा में भी आपका एक क्वेश्चन दिया गया है जो एग्जाम में आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अथवा में देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे देश के विभिन्न भागों में मृदा अपरदन या भूरक्षण को नियंत्रण करने के लिए अपनाए गए उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों का क्या होगा, आंसर एक होगा। डी में आपका एक आंसर, सिंगल आंसर देते हो तो आपका दोनों का आंसर बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा ध्यान से पढ़ लीजिए, और दोनों क्वेश्चन में से यदि आपका कोई भी क्वेश्चन देता है तो आप ये आंसर यदि लिख देते हो, ये आंसर को लिख देते हो, तो आपका क्या हो जाता है, आपको बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है और फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर देखिए, पहला तो लिखा हुआ है कि मृदा अपरदन या भूरक्षण को नियंत्रण करने का उपाय, और उसके बाद क्या करना है, आपको एक मस्त सा सुंदर सा नीचे में एक अंडरलाइन कर देना है, ताकि वो दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, एग्जामिनर आपका कॉपी अच्छे से चेक करे। फिर क्या करना है, पॉइंट वाइज आपको एसएसटी हो, साइंस हो, अधिकतर क्वेश्चन को क्या करना है, आपका हर सब्जेक्ट में अधिकतर क्वेश्चन को क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ताकि एग्जामिनर आपका पॉइंट देख के आपको पॉइंट का नंबर दे, आपको पैराग्राफ का नंबर ना मिले। क्योंकि पैराग्राफ देखने पे पूरा लंबा चौड़ा लिख दोगे आप तो उसमें अट्रैक्टिव नहीं होता है, एकदम खिचड़ी टाइप का बन जाता है, जिससे आपको एग्जामिनर पूरा पढ़ता नहीं है, हल्का फुल्का पढ़ेगा, और जितना दूर पढ़ता है उसके हिसाब से वो क्या कर देता है, नंबर बैठा देता है। ठीक है, आप यदि पॉइंट वाइज लिखते हो तो पॉइंट में हल्का शुरुआत को हल्का हल्का पढ़ेगा ना, तो बस देखेगा नहीं बच्चा ठीक लिखा है, और आपका पूरा पूरा मार्क्स दे दिया जाता है। ठीक है, ये खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ इसी प्रकार से किया था तो मेरा एग्जाम में 90% आया था। ठीक है, तो इसीलिए एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे 5 पॉइंट देख लीजिए, मैंने हमने लिख दिया है 5 पॉइंट आपका आपके लिए तैयार किया है। जो 5 पॉइंट लिख देते हो तो आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5 पॉइंट कौन सा है। पहला है, पर्वत क्षेत्र में क्या है, सीढ़ीनुमा खेती कर मृदा अपरदन की मात्रा को कम किया जा सकता है। यानी आपका पर्वत क्षेत्र में यदि आपका क्या किया जाए, कृषि किया जाए, तो क्या होता है, सब जैसे पानी गिर गया या बर्फ आ गया तो क्या होगा, आपका पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, मृदा का अपरदन होगा। फसल तो बर्बाद होगा, साथ साथ क्या होगा, मृदा को वो नीचे भाग ले जाएगा। इसी पर इसको बचने के लिए क्या किया जाता है, सीढ़ीदार खेती, यानी इस प्रकार से पर्वत है और आपका इसमें इस लेयर टाइप का, ऐसे लेयर टाइप का सीढ़ी देखो ना, एक के बाद एक होता है, इस प्रकार से आपका बड़ा छोटा करके लेयर बनाया जाता है, और उस लेयर के ऊपर क्या किया जाता है, खेती किया जाता है, जिससे आपका मृदा का अपरदन होता है, अपरदन नहीं होता है, सॉरी मृदा का अपरदन नहीं होता है, मतलब मृदा का बचाव होगा, मृदा बहेगा नहीं, कुछ नहीं, एकदम पानी उसके ऊपर से पार हो जाएगा, और मृदा बहुत ज्यादा, मतलब पूरा तो नहीं बचेगा लेकिन बहुत ज्यादा बच जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सीढ़ीदार खेती किया जाता है कहां पर, और यदि पूछा इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है आपका क्लास 10th में, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि सीढ़ीदार खेती इनमें से किस जगह में होती है, और 4 ऑप्शन दिया जाता है।
तो ठीक है, तो पर्वत क्षेत्र में आपको देखना पूर्व तरफ से देखना है, पूर्व तरफ, यानी आपका भारत का मैप इस प्रकार से है और इस जगह पे जो क्षेत्र पाया जाता है इस जगह पे, यानी इस वाला क्षेत्र में ये पर्वत वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है, इस वाला क्षेत्र में आपका पर्वत पाया जाएगा। तो इस जगह में जितना भी राज्य आएगा, इस जगह पर यदि बोला जाए तो आपका हो जाएगा क्या बोल सकता हूँ, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा, ये सब आपका क्या होगा, पर्वत क्षेत्र में आते हैं। तो इस सभी में क्या होता है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, क्या है, मरुस्थलीय भागों के चारों ओर क्या है, वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जी जरूर, एकदम रोका जा सकता है। मरुस्थल क्षेत्र में यानी कि वहां पर तो पूरा खुला हुआ रहता है और वो क्या होता है, हवा आएगा तो हवा से मृदा का अपरदन होता है, पानी आएगा पानी से भी मृदा का अपरदन होता है। ठीक है, तो इसमें पेड़ लगा देंगे तो पेड़ क्या करता है, मिट्टी को जकड़ के रखता है, इससे मृदा का क्या होता है, अपरदन नहीं होने देता है। और हवा आएगा तो हवा का पेड़ क्या करता है, हवा को रोकता है, हवा का स्पीड को धीरे करता है, जिससे आपका क्या होता है, मृदा का अपरदन बचता है। तो दूसरा पॉइंट भी आपका सही हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे छोटे पौधे या घास इत्यादि लगाकर मृदा का अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। मृदा का अपरदन को क्या नियंत्रित किया जा सकता है, यानी बोलने का तात्पर्य है कि यदि आपका खुला हुआ क्षेत्र रहेगा, उसमें यदि पानी बहता है तो क्या होता है, साथ साथ वो क्या करता है, मिट्टी को भी बहा के ले जाता है। लेकिन उसमें हम लोग घास लगा देते हैं या छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, बड़े पौधे नहीं छोटे पौधे, तो उसमें क्या होता है, बहुत से मृदा का अपरदन बचता है, बहुत सारा मृदा का अपरदन बच जाएगा। क्यों, मृदा का अपरदन नहीं होगा, मृदा बहाव नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, घास और बहुत छोटे छोटे पौधे क्या करते हैं, उसी मृदा पे उगे हुए रहते हैं और क्या करते हैं, उस पानी के बहाव को, स्पीड को धीरे कर देंगे और धीरे करने के कारण वो धीरे धीरे बह जाएगा और मृदा का अपरदन बहुत कम से कम होगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट भी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, एक ही भूमि पर बदल बदल कर विभिन्न फसलों का खेती से भी मृदा का अपरदन नियंत्रित होता है। ठीक है, एक समय पे जैसे 3 महीने के लिए कोई खेती किया गया, फिर थोड़ा कुछ दिन समय दिया गया, फिर से आपका दूसरा सीजन आया, दूसरा सीजन में खेती किए, इससे क्या होता है, खेती करने पे भी आपका क्या होता है, मृदा का अपरदन में बहुत सारा क्या होता है, बचाव होता है, मृदा का अपरदन नहीं होता है। जैसे कि पेड़ पौधे लगाने में होता है, तो खेती करने में पेड़ पौधे को ही लगाया जाता है, तो उसमें भी क्या हो जाता है, आपका मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। तो चौथा पॉइंट भी आपका इस प्रकार से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब बात करते हैं 5वें नंबर पॉइंट पे। 5वां नंबर पॉइंट क्या है, औद्योगिक इकाइयों में क्या है, औद्योगिक इकाइयों में सक्रावर यंत्रों का प्रयोग करने में क्या है, धूल खेतों में जमा नहीं होता तथा भू आरक्षण कम होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। तो देखा जाए कि आपका पांचों का पॉइंट सही है और पांचों का पॉइंट मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से क्या है। ठीक है, तो इस 5 पॉइंट का आप लिख देते हो तो आपको एग्जाम में 5 नंबर मिलता है। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होता है तब 3 को पॉइंट उठा दीजिए, लिख दीजिए, आपका 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा, पूरा फुल का फुल 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखना है, फॉर्मेट भी मैंने बता दिया, कितना नंबर का क्वेश्चन के कितना पॉइंट लिखना है भी मैंने बता दिया, एक साथ दोनों काम हो गया आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका सही आंसर को देखते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए पहले क्या है, सीमांत सड़कों का निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, निम्नलिखित महत्व है और आपको क्या करना है, इस प्रकार से 2 पॉइंट देके ऐसे डैश दे देना है, इस प्रकार से 2 पॉइंट देके आपको क्या करना है, डैश दे देना है और आपका पॉइंट वाइज लिख देना है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है इसका गठन 1960 में किया गया, इसका गठन 1960 ईस्वी में किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, यह सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों को देश की अन्य सड़कों से जोड़ती है, देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, यह सैनिकों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के निवास करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी है। यदि आपका कोई ऐसा सड़क आपके घरों से गुजरता है तो वो देखा जाए तो बहुत तरह से आपका उपयोगी है। ठीक है, आपका एक क्या गांव से दूसरे गांव को जोड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है। ठीक है, इससे बहुत ही हम लोग को क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, अब देखते हैं आपका कितना नंबर, चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं। चौथा नंबर पॉइंट क्या है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के कृषि व्यापार और देशों के अन्य क्षेत्रों से उनके जुड़ाव में
सीमांत सड़कों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, ये सड़क बना हुआ रहेगा, ये क्या करती है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती है, गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है। इसी क्या होता है, आदान प्रदान का जो ये होता है बना हुआ रहता है। ठीक है, ये शहर से जो कुछ खेती हुआ वो शहर में गया, वो शहर में जो हुआ ये इसमें आया। ये किसके द्वारा हो सकता है, जब आपका एक सड़क, जब वो सड़क एक दूसरे में क्या करती है, जोड़ती होगी। उस सड़क से आपका क्या होगा, क्या बोलते, गाड़ी से या फिर जिससे भी हो पॉसिबल हो, उससे आपका क्या होगा, आदान प्रदान बना रहेगा। चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो अन्य किसी चीजों में हो, वो हम लोग का क्या होगा, बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आंसर आपको बता दिया जाता है। हर ये क्वेश्चन को आपका आंसर लिख देते हो तो आपको कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर मिल जाता है। ठीक है, 4 पॉइंट भी लिखते हो तो आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाता है। ठीक है, इसको और एक पॉइंट लिख दीजिएगा तो 5 नंबर। हालांकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग 1 पॉइंट ज्यादा बढ़ा के दिए ताकि आप लोग को याद करने में सुविधा हो। भले 1 पॉइंट भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 पॉइंट लिख के आओगे तो फिर भी आपको 3 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय क्या है, कारकों को वर्णन करें। 3 मानवीय कारकों को वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए पहले इसको किस प्रकार से लिखा गया है, निम्नलिखित 3 मानवीय कारक हैं। ठीक है, निम्नलिखित 3 मानवीय कारक, या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हो, क्वेश्चन को लिखना है कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारकों का वर्णन निम्नलिखित है। और आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिख करके आपको डैश देना है और आपका पॉइंट लिख देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दिया गया है, 4 पॉइंट लिखना है। पहला तो क्या है, बाजार। पहला क्या है, बाजार। तो बाजार में देखते हैं क्या है, बाजार में क्या है, थोड़ा इसको फॉन्ट को थोड़ा मैं क्या करता हूँ, साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में आपको दिखाने में सुविधा हो, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बाजार में क्या है, उद्योगों में क्या है, उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचा जाता है। अतः बाजार उद्योगों के लिए एक आवश्यक कारक है। ठीक है, बाजार में बेचा जाएगा तो वो क्या है, आवश्यक कारक है। बाजार की स्थिति उद्योगों की स्थिति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। उद्योगों को महत्वपूर्ण ढंग से क्या करती है, प्रभावित करती है। ये आपका क्या हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, सस्ते श्रमिक। ठीक है, सस्ते श्रमिक, श्रमिक यानी आपका लेबर बोल सकता हूं मैं। ठीक है, सस्ते श्रमिक माने आपके अंडर में काम करने वाले। तो सस्ते श्रमिकों की औद्योगिकता क्या है, उपयोगिता क्या है, औद्योगिक अवस्थिति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। उद्योगपति साधारणतया उच्चारण नहीं हो रहा, सॉरी, साधारणतया उद्योगों स्थापित करने वाले चाहते हैं यहाँ सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो ताकि वस्तु के उत्पादन की क्या है, लागत को कम किया जा सके। लागत को कम किया जा सकता है, लागत जो आपका पैसा लगता है, आपको कोई अंडर में आपके काम किया, उसके बाद क्या होगा, आपको पैसा देना पड़ता है, तो वो कम लगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है, सरकारी नीतियां। ठीक है, सरकारी नीतियां, उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियां क्या है, औद्योगिक अवस्थिति को महत्वपूर्ण ढंग से निर्धारित करती है। सरकारी नीतियां कम दर पर विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति यानी जल का आपूर्ति, ऋण व्यवस्था इत्यादि से संबंधित हो सकती है। ऐसे सरकारी नीतियां उद्योगों की क्या है, आकर्षित करती है। उद्योगों को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं चौथा नंबर पे। और चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है यातायात के क्या है, साधन, यातायात के साधन। ठीक है, तो उद्योगों के लिए कच्चे माल तथा विनिर्माण वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक सक्षम और क्या है, विकास यातायात व्यवस्था को उद्योगों का महत्वपूर्ण या मुख्य आधार माना जाता है। ठीक है, यातायात के साधन, ठीक है, यातायात के साधन के अभाव में उद्योग को कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई होगी। क्या होगा, उद्योगों को क्या करना, कच्चा माल का क्या होगा, प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और क्या होगा, तैयार माल बाजार में नहीं पहुंच पाएगा। तैयार में क्या, जो माल हम लोग का तैयार रहेगा, जो सामान तैयार रहेगा वो बाजार तक नहीं पहुंच पाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 पॉइंट। जो आपका क्या है, जो आपका औद्योगिक क्या है, अवस्थिति में प्रभाव के 3 कारण नहीं, आपका 4 कारण दे दिया गया है। चारों में सब 3 किसी को लिख देते हो तो अब क्या हो जाता है, आपको 3 नंबर का 3 नंबर पूरा मिल जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का क्या है, अधिक उपयोग कैसे हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं जूम करता हूं फिर आपको बताता हूं। देखिए अब क्या आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कि संसाधनों का अधिक उपयोग प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक विकास के कारण हुआ है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों पर दोहन भारी पैमाने पर हो रहा है। दोहन यानी उसका ह्रास, ठीक है, उसका कमी क्या हो रहा है, भारी मात्रा में यानी अधिक मात्रा में हो रहा है। ठीक है, होने लगा है, हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो आप। आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता मात्र से ही विकास संभव नहीं है। जबकि जब तक प्रौद्योगिकी की एक विकास ना हो, ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही संसाधन का संसाधन का क्या हो रहा है, दोहन यानी ह्रास बढ़ा और आर्थिक विकास में तेजी आई। संसाधन का तो यूज हम लोग कर लिए, जैसे हम लोग कोयला का बात कर ले तो कोयला का यूज करते हुए हम लोग बहुत सारे चीज टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करके हम लोग क्या किए, कोयला से हम लोग बहुत सारे चीज नया चीज को हम लोग प्राप्त कर लिए। लेकिन उससे क्या हुआ, हमारा जो कोयला स्टॉक में था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, और हम लोग का क्या हुआ, संसाधन का ह्रास हो गया। ठीक है, आने वाली पीढ़ी हम लोग को उसको यूज नहीं कर पाएंगे और कुछ दिन में हालांकि खत्म हो जाएगा। चीज का क्या होगा, हम लोग सही से उपयोग नहीं किए, बल्कि हम लोग क्या किए, उसका लापरवाही करते हुए हम लोग का टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हम लोग उसका क्या करने लगे, ह्रास करने लगे, हमने बहुत ज्यादा उसका उपयोग करने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इससे स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी के विकास तथा आर्थिक विकास के लिए साथ ही संसाधनों का क्या है, दोहन बढ़ा है, जो कि विकास का संकेत है। आपका जब तक संसाधन का अधिक उपयोग नहीं होगा, विकास हम लोग का उतना नहीं होगा। ठीक है, संसाधन का उपयोग कर सकते हैं तो विकास होगा, लेकिन हम लोग क्या किए, विकास को ज्यादा प्रायोरिटी देके संसाधन का क्या करने लगे, दोहन करने लगे, यानी संसाधन का ज्यादा उपयोग करने लगे, और जिससे हम लोग का विकास तो बढ़ता गया, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे कि हम लोग का संसाधन जो स्टॉक में था वो हम लोग का खत्म होने लगा और हम लोग का आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग नहीं कर पाएगी। तो हम लोग क्या हुए, सेल्फिश बन गए और क्या किए, अपना बारे में सोचने लगे, जो कि ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है ये वाला। चलिए अब बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विनिर्माण क्या है, उदाहरण देकर बताइए, या फिर अथवा में क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग के महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, विनिर्माण उद्योग के महत्व की व्याख्या कीजिए। ये दोनों का आंसर होगा, जो आंसर होगा वो आपका यही है। ठीक है, आप दोनों में से यदि कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ये आप लिख देते हो तो आपको क्या होता है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर देखिए क्या है, कच्चे पदार्थों का मूल्यवान वस्तु या उपयोगी वस्तु में परिवर्तन क्या है, परिवर्तन करना ही विनिर्माण कहलाता है। जैसे लकड़ी और बांस के कागज बनाना, जैसे लकड़ी है और लकड़ी से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक से हम लोग क्या बनाते हैं, बाल्टी बना देते हैं, और भी बहुत सारे वस्तु बना देते हैं। लकड़ी से हम लोग चौकी का निर्माण करते हैं, ये भी एक हो गया उपयोगी वस्तु। फिर क्या है, उसके बाद है गन्ने से चीनी बनाना, ये भी सही है, गन्ने से चीनी हम लोग का निर्माण करते हैं, गुड़ बनाते हैं। उसके बाद क्या है, तथा बॉक्साइट से क्या है, बॉक्साइट से अल्युमिनियम धातु का प्राप्त करना, बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम धातु का भी प्राप्त करते हैं, तो ये भी हो गया। इस प्रकार से क्या इसका आंसर सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्या, विनिर्माण उद्योग में महत्व की व्याख्या कीजिए। तो महत्व की व्याख्या जो है यहाँ पर देखिए आपका है कि विनिर्माण का महत्व, विनिर्माण किसी देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि पहला पॉइंट आपका देख सकते हो, इससे लोगों को उसकी आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध होती है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट होता है कि आपका यह लोगों को रोजगार देता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है।
जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नंबर पॉइंट पे। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है? विनिर्माण उद्योग में उत्पादित वस्तुएं विदेशों में निर्यात की जाती है। निर्यात यानी आयात निर्यात मतलब लेन देन। आप कुछ वस्तु उत्पादित किए जिसको आप दूसरे देश में भेजे, दूसरे सिटी में भेज दिए, वो जो उत्पादित किया वो हम लोग को भेज दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपस में लेन देन हो गया, निर्यात हो गया, आयात निर्यात हो गया। ठीक है, जिससे सरकार को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है? यह उद्योग कृषि के ये उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण, ये थोड़ा दिखने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये उद्योग कृषि के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है और कृषि पर जनसंख्या के बोझ को कम करता है। कृषि के जनसंख्या के बोझ को कम करता है। तो ये क्या हो जाता है आपका? 4 पॉइंट क्या है आपका? उसका महत्व जो है विनिर्माण का महत्व का हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे। और छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 महत्वपूर्ण कारण बताइए। और ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th में ना जाने कितने बार जो इसको रिपीट किया है ये मैं बता भी नहीं सकता हूं। ये अगले साल ही इस क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी 2022 में आपका ये क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर ध्यान देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को आप एकदम जरूर से जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। इसका आंसर क्या है? जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 प्रमुख कारण। ठीक है, निम्नलिखित है। इस प्रकार से लिखेंगे कि अपनी मूलभूत की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्वच्छ जल का प्राप्त होना अथवा बड़ी कठिनाई से प्राप्त होना जल दुर्लभता कहलाता है। जल दुर्लभता यानी जल का जो प्राप्ति है वो बहुत कठिनाई की स्थिति में है, बहुत कठिनाई से हम लोग को मिलता है। जैसे मरुस्थल में बहुत ही कम जगह पे जल मिलता है, तो वहां पर क्या है? जल का दुर्लभता है। जल का दुर्लभता यानी कठिनाई से प्राप्त होना है। ठीक है, तो जल का दुर्लभता कठिनाई से प्राप्त होगा। वहां पर जैसे सूखा पड़ गया तो वहां पर क्या होगा? जल का बहुत ही क्या स्तर घट जाएगा, वहां पर जल मिलना मतलब नामुमकिन है। ठीक है, लेकिन मुमकिन तो होता है, यहाँ वहां कहीं पर तो आपको जल मिल ही जाएगा। बिना जल का तो जीवन संभव है नहीं। ठीक है, तो मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? जल दुर्लभता बोलेंगे। अब आपको लिखना है इनके प्रमुख 3 कारण निम्नलिखित है। और आपका देखिए जल दुर्लभता या जल के अभाव का 3 मुख्य कारण या फिर कुछ 3 कारण ऐसे प्रकार से लिख के आपको डैश देना है और आपको अंडरलाइन करना है जिस प्रकार से मैंने किया, और 3 पॉइंट आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो पहला पॉइंट देख सकते हो आप। पहला पॉइंट क्या है? जल का जरूरत से ज्यादा प्रयोग। जल का जरूरत से ज्यादा प्रयोग ये क्या? जल दुर्लभता का कारण है। ठीक है, आपका जितना जरूरत है उससे ज्यादा, 1 बाल्टी का जरूरत आप 3 बाल्टी पानी को वेस्ट कर दिए, तो क्या होगा? ये जल दुर्लभता का कारण बनता है। फिर क्या है? तीसरा है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या, जितना जनसंख्या बढ़ता है, आपका तो पानी स्टॉक है कि मेरा इतना होता है, लेकिन आपके पास एक आम है, मैं समझाना की कोशिश कर रहा हूं, आपके पास एक आम है, आप उसको काटते हो तो 3 मतलब क्या करो, 3 भागों में बांट दिए तो उसको 3 आदमी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जगह 6 आदमी आएगा तो क्या होगा? फिर उसको काटोगे तो 6 आदमी को बांटना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से जितना आदमी बढ़ते जाएगा उतना कम हम लोग को मिलता जाएगा, और कम कम भागों में मिलता जाएगा, यानी एक टाइम ऐसा आएगा ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? जल दुर्लभता का कारण बन जाता है। ठीक है, अब क्या है? तीसरा नंबर जो है आपका पॉइंट वो देखिए, धरातल पर जल का क्या है? असमान वितरण यानी उपयोग जो हो रहा है असमान से हो रहा है, समान वितरण नहीं हो रहा है। जैसे वितरण यानी आपका बांटना। ठीक है, असमान वितरण यानी आपको मैं बता सकता हूं एक उदाहरण से कि एक तालाब में आपका 100 आदमी क्या कर सकता है? नहा सकता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? 200 आदमी 300 आदमी जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उतना आदमी जाके उसको क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं, उसको यूज में ले रहे हैं। तो ये क्या है? जल का असमान वितरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है कि जल दुर्लभता क्या है और इनके मुख्य 3 कारण जो कि यहाँ पर आपका दिख गया। ठीक है, ये लिख देते हो तो आपका एकदम 100% आपका सही में सही हो जाएगा और आपका क्या होगा? फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों है? ठीक है, क्यों है पूछा है, कारण दीजिए। या फिर अथवा में क्वेश्चन है
सड़क परिवहन के गुण बताइए, सड़क परिवहन के गुण बताइए। और ये दोनों का आंसर क्या हो जाता है, एक ही हो जाएगा। ये दोनों का आंसर आप कर लेते हो एक, मतलब क्वेश्चन तो दो है लेकिन आंसर आपका दोनों का एक ही है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इस आंसर को लिख देते हो तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोई आंसर को देखते हैं। तो आंसर क्या है कि परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन का गुण। और आपको क्या करना है, डैश देना है और अंडरलाइन करके आपका पॉइंट को लिखने स्टार्ट करना है। तो पॉइंट को लिखने से स्टार्ट करने से पहले आपको एक पॉइंट देना है और स्टार्ट करना है क्या है कि परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लगातार बहुत कम होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा, परिवहन क्या बोला है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि परिवहन के अन्य साधनों का, परिवहन का जितना साधन है उसका अन्य क्या है, सड़कों के निर्माण में लागत बहुत कम होती है। सड़कों का जो लागत है वो बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है सड़कों को दुर्गम स्थानों पर भी बनाया जाता है। दुर्गम में जहां पर वो पॉसिबल नहीं है, आपका जिस जगह पे रोड बनना मतलब पॉसिबल नहीं है उस जगह पे भी बना दिया जाता है। तो क्या, तो वो रोड दिखता नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, सड़क परिवहन पर घर से क्या है, दूसरे घर पर परिवहन की सेवा उपलब्ध करती है। एक घर से दूसरे, जैसे मैंने बताया एक सिटी से दूसरे सिटी को जोड़ता है, उस प्रकार से सड़क परिवहन एक घर से दूसरे घर के परिवहन को क्या करता है, सेवा उपलब्ध कराता है। फिर क्या है, कम व्यक्तियों के लिए सड़क परिवहन उपयोगी संसाधन है। कम व्यक्तियों के लिए, ठीक है, कम व्यक्तियों के लिए सड़क परिवहन उपयोग संसाधन है। अब क्या है, साधन है, संसाधन नहीं साधन है। ठीक है, संसाधन भी बोल सकते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर खत्म होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण का व्याख्या करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। और आपका पहला क्या है, पहला आपका हो गया सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सब जो उपयोग कर सकते हैं, जैसे पार्क को आप अकेले तो नहीं है, आपका अकेले नहीं होता है। पार्क, तालाब आपका अकेले नहीं है। शमशान अकेले नहीं है। सड़क को आप अकेले यूज नहीं कर सकते हो, सार्वजनिक है, वो सब यूज कर सकता है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या आता है, इन उद्योगों की स्थापना, प्रबंध एवं नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। सरकार के हाथों में होता है क्योंकि आप अकेले यूज नहीं कर रहे हो। यदि बोला जाए किसी किसान का खेत, तो वो उस पे क्या होता है, उस किसान का ही हक है, यानी वो सार्वजनिक नहीं है, वो अपना है और उसमें किसका हक होगा, आपका होगा, ना कि सरकार का। जैसे सड़क बोल दिया तो सड़क पे तो किसी का हक नहीं होगा, वो तो सरकार के हक पे होगा। पार्क पे अपना हक नहीं होगा क्योंकि वो सार्वजनिक है, वो किसका होगा, सरकार पे हक होगा उसका। ठीक है, जैसे नदी बोल दिया तो नदी क्या है, नदी पे आपका हक नहीं है, वो सरकार का हक है। सरकार जब चाहे उस पे क्या कर सकती है, कुछ भी एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो आपका हक नहीं है। तो उस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाता है कि इन उद्योगों की स्थापना, प्रबंध एवं नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, निजी क्षेत्र इन उद्योगों की स्थापना, प्रबंध एवं नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। निजी क्षेत्र यानी अपना, जैसे मैंने बताया किसी किसान का खेत, घर, ठीक है, आपका घर हो गया, किसी किसान का हो गया, किसी व्यक्ति का हो गया, जो अपना है। ठीक है, वो उसका क्या होता है, वो उसका मालिक कौन होगा, उसका प्रबंध हो गया, नियंत्रण हो गया। आप उसको तोड़ दो, कुछ भी कर दो, उस पर कोई रोक टेक नहीं करने वाला है क्योंकि वो आपका है। ठीक है, उसका मालिक कौन होता है, वो निजी व्यक्ति होता है, खुद होता है। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर पे। तो तीसरा नंबर क्या है, सहकारी उद्योग यानी व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित उद्योग को सरकार उद्योग के नाम में जाना जाता है। सरकारी उद्योग के नाम में जाना जाता है। व्यक्ति के समूह द्वारा संचालित उद्योग को सरकारी उद्योग में जाना जाता है। यानी आपका सपोज दैट आपका घर है, उस घर से आपका एक सड़क गुजर रही है, मैंने सड़क बन रही है, और उस सड़क को यदि आपका घर के बीच आ जाता है तो क्या करेगा, आपको घर को तोड़ना पड़ेगा। वो क्या कर देगी, सरकार आपको किसी दूसरा जगह पर प्लेसमेंट कर देगी, या फिर उस घर का जितना खर्चा होता है जिसको आपने बनाया है वो उसका पैसा दे देगी। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, उस सड़क को वहां से आपका घर को तोड़ के वो सड़क को बनाएगी। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को क्या बोलेंगे, सहकारी उद्योग, जिसमें आता है व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित उद्योगों को क्या कर देती है, सरकारी उद्योग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या हो गया, वो उद्योग आपका नहीं रहा, वो क्षेत्र आपका नहीं रहा, वो क्या हो गया, सरकार का हो गया।
बात क्लियर है। चलिए बात करते हैं अब लास्ट वाला पॉइंट में। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है? संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग में क्या होता है? तो संयुक्त उद्योग में इन उद्योगों का संचालन सरकार और निजी उद्योग को स्वामित्व मिलकर करते हैं। यानी कुछ ऐसा भी प्रॉपर्टीज होता है जिसको आप खुद नहीं, आप खुद तो करना चाहोगे लेकिन उसमें सरकार का भी परमिशन लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैं उदाहरण दूं तो जैसे आप कहीं पर कुछ हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हो, ठीक है, हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हो, तो उस हॉस्पिटल में क्या करना पड़ेगा? आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा कि इस जगह पे मैं बनाऊं या ना बनाऊं। पहले बनाने से पहले आपको किसी ट्रांसपोर्ट क्षेत्र खोल रहे हो, ठीक है, कोई आपका कारखाना खुल रहा है, तो उसमें आपको क्या बनने का? सरकार का सहमति लेना पड़ेगा। यानी आपका होते हुए भी सरकार का कुछ ना कुछ उसमें हाथ रहेगा। तो इस ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? संयुक्त उद्योग, ठीक है, संयुक्त उद्योग क्षेत्र। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका यहाँ पर खत्म होता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? संसाधनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या है? विभिन्न आधार क्या है? तो विभिन्न आधार क्या है? संसाधनों के वर्गीकरण निम्नलिखित निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। और आपका डैश देना है और अंडरलाइन करके आपका लिखना पड़ना, मतलब लिखने स्टार्ट करना है। तो पहला पॉइंट लिखना है उद्योगों के आधार पर। उद्योगों के आधार पर क्या है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक है। सामाप्यता के आधार, जैव उत्पत्ति के आधार पर, जो उत्पत्ति किया जाता है तो जैव अजैव है, ठीक है। सामाप्यता के आधार पर जो समाप्त होने वाला है, वो समाप्त होने वाला हो गया, मतलब नवीकरण संसाधन हो गया। और क्या? नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन, ठीक है। यहाँ पर नवीकरण और आ नहीं होगा, अनवीकरण होगा, ठीक है। नवीकरण संसाधन जिसको जो तो खत्म तो होता है लेकिन वो फिर पुनः निर्माण हो जाता है। जैसे मैंने बोल सकता हूँ सूर्य का प्रकाश, क्या होता है? सौर ऊर्जा। इसको सोलर प्लेट से हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा को क्या करते हैं? हम लोग को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। सोलर प्लेट को हम लोग क्या करते हैं? धूप में रख देते हैं, उससे हम लोग को बिजली मिलता है। तो ठीक है, ये एक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, संसाधन हो गया हम लोग का। तो इसको क्या करते हैं? जब तक सूर्य है तब तक हम लोग क्या होगा? वो मिलेगा। फिर उसके बाद रात जैसे हो जाता है, जैसे सूर्य डूब जाता है उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन आज जैसे कि आज सूर्य का प्रकाश हम लोग को मिला, उससे हम लोग विद्युत को जनरेट कर लिए। फिर रात हो गया, रात के बाद फिर वो दिन आया, दिन में आपका क्या? सूरज मिल गया। तो जैसे खत्म हो गया, फिर खत्म होने का फिर हमको मिला, तो ये क्या है? नवीकरण संसाधन हो गया, ठीक है, नवीकरण संसाधन हो गया। और अनवीकरण संसाधन किसे बोलेंगे? जैसे कि कोयला, एक बार जला देने के बाद उसको अब हम लोग दोबारा कोयला के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, और बहुत साल उसको हम लोग छोड़ भी दे, मतलब कोयला को जला के हम लोग बहुत साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल या 50 साल बाद भी हम लोग देखें तो वो क्या होगा? जिस प्रकार से हम लोग छोड़े थे उसी प्रकार से रहेगा, वो पुनर्निर्माण नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? अनवीकरण संसाधन होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व क्या? यानी मालिक, क्या? मालिकाना हक जिसमें बोल सकते हैं, मालिक के आधार पर। तो मालिक के आधार पर क्या होता है? स्वामित्व का आधार यानी व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्र संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए, व्यक्तिगत संसाधन किसे बोलेंगे? जिसमें एक व्यक्ति का हो, ठीक है। सामुदायिक संसाधन किसे बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन जिसमें समुदाय का हो, यानी आपका बोल सकते हैं पार्क, जैसे मैंने बताया समुदाय हो गया। इसमें समाज द्वारा होगा, किसी बोल सकता हूँ हॉस्पिटल बोल सकता हूँ, तो हॉस्पिटल क्या? सामुदायिक संसाधन है। अकेले तो आप ट्रीटमेंट कराने नहीं जाओगे, ठीक है, उसमें बहुत सारा पेशेंट्स आएगा, तो सामुदायिक संसाधन क्या? राष्ट्र संसाधन। अब राष्ट्र संसाधन जिसमें भारत सरकार क्या करेगी? उसमें भारत सरकार का होगा। जैसे बोल सकता हूं मैं, एक उदाहरण ले लीजिए, भारत सरकार, जैसे मैं सड़क का बोल दूं तो सड़क, जिसमें भारत में जो सड़क है उस सड़क का, या रेलवे, भारत रेलवे का मैं उदाहरण ले लूं, जिसमें भारत सरकार का हक है, ठीक है। इसमें भारत सरकार मालिक अपना मालिकाना हक दिखाएगी। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन यानी आपका बोल सकता हूँ समुद्र क्षेत्र से 200 मील छोड़ने के बाद जो आपका भाग आता है, हाँ, उसको क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय। यानी वो किसी देश, अकेले देश का नहीं होता है, वो सभी देश का मिला जुला के होता है, ठीक है। और उसमें अंतरराष्ट्रीय संसाधन माने अंतरराष्ट्रीय जो ये है सरकार होती है, वो सभी देशों के लिए काम करती है, ठीक है। वो उसका क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, वो उनका मालिक होता है। तो ये आपका बात क्लियर हो गया। अब क्या? विकास के स्तर पर, विकास के स्तर के आधार पर, विकास माने जिसमें आपका डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है, आपका जो है वो डेवलपमेंट के आधार पर क्या क्या है तो वो देखता हूं, तो वो होगा आपका संभावित होगा, विकसित होगा और भंडारण होगा। संभावित जो आपका संभवित है, आपका अभी है,
कल होगा नहीं होगा कोई वो मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या, विकसित विकसित संसाधन जो आपका था वो अभी उससे भी बेटर बन गया। विकसित संसाधन जो आपका दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे मैं बोल सकता हूँ दिन ब दिन ज्यादा होते जा रहा है, ये हो गया। और भंडारण, भंडारण यानी भंडार जो आपका स्टॉक रखा गया है, जैसे कुछ संसाधन को हम लोग स्टॉक करके रखे, जैसे हम लोग अभी बिजली उत्पादन करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोयला का उपयोग कर रहे हैं, कोयला का उपयोग कर रहे हैं। जबकि हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका बड़ा बड़ा नदी है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इस सब नदी में हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी हम लोग के पास अवेलेबल है, जो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत जनरेट करने के लिए उस पानी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी के बहाव से हम लोग टर्बाइन को घुमा के और विद्युत जनरेट कर सकते हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन उससे भी हो सकता है। लेकिन हम लोग वो उसका उपयोग नहीं किए हैं अभी तक, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया गया। टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी तो अवेलेबल है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार के संसाधन को क्या बोलेंगे, भंडारण। जो सीमित, जो आने वाले भविष्य के लिए क्या क्या हम लोग के भविष्य के जो व्यक्ति हैं उनके लिए रखा गया है। अभी जितना कोयला को जैसे हम लोग किसी एक संसाधन का विनाश तो करने पे तुले ही है, तो वो उससे अच्छा है हम लोग सबका विनाश ना करें। किसी एक का विनाश हो रहा तो एक ही का हो, एक का हम लोग क्या करें, उसको स्टॉक करके रखें ताकि हम लोग का भविष्य में आने वाले दर पीढ़ी क्या कर सकते, उसका उपयोग कर सके, ठीक है। जैसे हम लोग अभी कोयला से उपयोग कर रहे हैं, कोयला को उपयोग करते हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, तो आने वाले भविष्य क्या करें, कोयला खत्म हो जाने पर भी उन लोग को बिजली मिल पाए। तो इसीलिए वो लोग क्या किस चीज का हम लोग स्टॉक करके रख रहे हैं, पानी को स्टॉक करके रख रहे हैं। उस पर हम लोग पहले से उसको उस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको बात क्लियर है। तो भंडारण भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। और 9 नंबर में देखिए, यहाँ पर 9 नंबर में अरे क्वेश्चन छाप दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन होगा ये। तो 10 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये कितना है, 10 नंबर क्वेश्चन है। पूर्व तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसकी विशेषता का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और 22 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक उपयोग होने वाले मृदा का नाम बताइए और इसकी विशेषता बताएं। तो सबसे उपयोग अधिक होने वाला डेल्टा का, जिसमें पूर्वी घाट में जो डेल्टा में जो मृदा पाया जाएगा वही है। और सबसे अधिक जो मृदा पाया जाता है वो भी सेम क्वेश्चन का होता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आंसर, मतलब इसका आंसर दोनों का सेम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर को और फोकस करते हैं। तो देखिए पहले क्या है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर क्या है, ऊपर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भारत का जो अधिकतर जो होता है, यानी 70% में बोल सकता हूँ, 70% जो है वो क्या है, जलोढ़ मृदा है। बाकी फिर क्या है, थोड़ा कम वैसी, मतलब मिला जुला के 30% जो है लाल मृदा बोल सकते, पीली मृदा, काली मृदा, इस पर मिला जुला के है, ठीक है। तो अधिकतर जो मृदा मैं बोल सकता हूँ 100% में हमें प्रायोरिटी दूं तो 70% आपका अधिकतर क्या है, 70% देखा जाए तो आपका जलोढ़ मृदा है। और 30% आपका बाकी जो मृदा 5 प्रकार का मृदा है वो मिलजुल के है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या है, तो आंसर है इसकी विशेषता। पहले तो आपको लिखना है क्या है, कौन सा पूर्वी तट में कौन सा मृदा पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा हो गया। इसकी विशेषता लिखना है, तो विशेषता में क्या है, पहला विशेषता देखिए, यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इस मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि होती है, ठीक है। गहन कृषि किसे कहते हैं, आपको यदि पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि जिनको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन चेक करे तो उनको पता चल जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, जलोढ़ मृदा पोटास या पोटासियम जिसको बोल सकते हैं, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होता है, जिससे आपका उपयोगी होता है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो सकता है ये। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाया गया अवसादों से होता है। नदी द्वारा जो बहा के लाया जाता है अवसाद, उसके द्वारा होता है, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, इसमें नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है। इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। भारत में सबसे ज्यादा जो कृषि की जाती है इसी मिट्टी पर की जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब 10वां नंबर क्वेश्चन पे, ये 11वां नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि ये 10वां नंबर क्वेश्चन था, ये 11वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सड़क परिवहन के दोष बताइए। सड़क परिवहन के दोष बताइए।
उसका क्या क्या दोष है वो बताना है, तो इसका भी आपका 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, परिवहन के दोष निम्नलिखित हैं। और पहला दोष क्या है, सबसे बहुत सड़कें बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिससे आपका ये सड़क का एक परिवहन का बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, भीड़ एवं ट्रैफिक जमा की समस्या होती है, जमा होना चाहिए या जमा की। ठीक है, ट्रैफिक जिसको बोल सकते हैं या भीड़ बोल सकते हैं, जो जमा कर दिया जाता है, जिससे आपका क्या होता है, समस्या होती है। फिर चौथा क्या है, सड़कों के रख रखाव एवं मरम्मत की काफी धन खर्च होता है, ये भी है, काफी धन खर्च होगा। सड़क का मरम्मत मतलब 1-2 रुपया में तो होता नहीं है, यहाँ पर अरबों खरबों रुपया में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाढ़ जैसे अफवाहों के समय इनके उपयोग में दिक्कत आती है। अब जैसे आपका बाढ़ आ गया, सड़क तो दिखेगा नहीं, अब कहाँ पर सड़क है क्या नहीं कुछ दिखेगा नहीं, आपका गाड़ी चलना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या है, आपका सड़क परिवहन के दोष है। चलिए अब बात करते कितना नंबर, 12वां नंबर क्वेश्चन पे। और 12वां नंबर क्वेश्चन में बात करने से पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा कि आप यदि प्रीतम एकेडमी पर नए हैं तो क्या कीजिए, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो पाने के लिए प्रीतम एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, अभी तक आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा कि मुझे कुछ नॉलेज मिल पाया इस प्रीतम एकेडमी के चैनल से, तो एक लाइक जरूर करें। क्या करना है, एक लाइक जरूर करना है, और आपके उन दोस्तों तक शेयर करना है जो अभी प्रीतम एकेडमी से अपरिचित है, जहां पर बोर्ड एग्जाम की बेहतर तरीके से क्या किया जा रहा है, तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक हो गया, इसी कारण से एक एक नंबर क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। 11 है तो यानी 12 होगा, 12 यानी कि 13 होगा। ठीक है, 10 नंबर से कोई नंबरिंग थोड़ा बिगड़ गया, कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। संसाधन क्या है, उदाहरण दे। बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, संसाधन क्या है। तो देखिए इसको आप अपने लैंग्वेज में बता सकते हो। जैसे बहुत कोई बोल सकते हैं कि हमारे आसपास नजर आने वाले वो सभी वस्तुएं जो हमारी बुनियादी आवश्यकता को पूर्ति करती है, यानी डेली आवश्यकता को पूर्ति करती है, और उसको बनाने के लिए क्या हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, तो उसको क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, तथा यह आर्थिक रूप से संभावित एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। जो आपका बुक के एनसीईआरटी का फर्स्ट फ्रंट पेज में एकदम दिया गया है, संसाधन और विकास चैप्टर में। ठीक है, डेवलपमेंट में तो उसमें आपका ये वाला दिया गया है। यहां तक मैंने अपने से इसको जोड़ दिया। उसके बाद आपका आर्थिक रूप से संभावित और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी आपका ये दो आपको क्या किया हूं मैं, बुक से उठा के यहाँ पर दे दिया हूँ। आपको यदि ये दोनों याद नहीं है तो आप इतना भी लिखते हो तो आपको उसका आंसर का सही हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जैसे मकान, मछली, आग, पानी, हवा, बिजली इत्यादि जितना भी वस्तु है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार जल नवीकरणीय संसाधन है, तो या फिर जल चक्र क्या है, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देखिए जल चक्र का बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जल एक नवीकरणीय जल चक्र द्वारा होता है। जल का नवीकरण जल चक्र द्वारा होता है। जल चक्र में सूर्य की गर्मी से जल का वाष्पीकरण होता है और बादल में परिवर्तित हो जाता है, और बादल में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद क्या है, और यही जल वाष्प यानी वर्षा या बर्फ के रूप में जमीन पर गिरती है, और हम क्या करते हैं, इन स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। हमें क्या होता है, इन स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है, यानी साइकिल इसका घूमता रहता है इस प्रकार से, और ये क्या कहलाएगा, जल चक्र कहलाएगा, या फिर जल का क्या होगा, नवीकरण होता रहेगा, यह जल चक्र कहलाएगा, यही होगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों का सेंसर हो जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, यानी यहाँ पर 13 लिखा है यानी 14 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन यह है कि वह कौन से कारक है, ठीक है, कारण नहीं कारक है, वो कौन से कारक है जिससे वनस्पति जात और प्राणी जात का भयानक ह्रास होता है। इसका सेंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं।
और मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का निम्नलिखित कारण है, और आपको डैश देके अंडरलाइन करना है। और फिर आपको लिखना है रेलवे लाइन की क्या है, रेलवे लाइन का विस्तार, यानी रेलवे लाइन जो रेल का पटरी जो मतलब उसका विस्तार हो रहा है, बिछता जा रहा है वो आगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, सड़कों का निर्माण, नया नया टेक्नोलॉजी होते जा रहा है और सड़क का निर्माण होते जा रहा है। ठीक है, 4 लाइन 6 लाइन 10 लाइन बहुत सारा होता है। उसके बाद क्या है, वन क्षेत्रों का कृषि भूमि के रूप में उपयोग। वन जो है आपका पेड़ बहुत सारा लगा है, उसको क्या कर रहा है, वन को कटाई कर दे रहा है वहां पर कृषि करने के लिए, आपका उपयोग करने के लिए, या फिर वहां पर हॉस्पिटल खोले, या फिर मतलब प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। ठीक है, वहां पर बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी है वहां पर उसका प्रयोग करने के लिए वन का कटाई कर दे रहा है, और आपका क्या हो रहा है, ये वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण बन जाता है। ठीक है, खनन प्रक्रिया, खनन यानी जमीन को कोड़ने की प्रक्रिया। जैसे धातु हम लोग को प्राप्त करना है, लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, ये सब किससे मिल रहा है, जमीन को कोड़ने से। चट्टान को निकाल के उसको, उसके अंदर जितना भी धातु का परत उसको निकालना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से दिन ब दिन खोदाई करते जा रहा है। कोयला हो गया, कोयला को निकालने के लिए उसको कोड़ते जा रहे हैं, हम लोग कोड़ते जा रहे हैं, जमीन बहुत गड्ढा हो गया है। ठीक है, धनबाद एरिया में आप देख सकते हो, झरिया में तो आग ही लग गया है। ठीक है, तो ये सब वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण बनता है, जो कि अभी है। ठीक है, नदी घाटी परियोजना, किसी घाटी का निर्माण कर दिया गया है, इससे भी हम लोग का बेनिफिट तो बहुत है, यानी फायदा भी है, लेकिन आपका बहुत ह्रास भी होता है। ठीक है, अति पशुचारण, पशु को अधिक चराने लगे, घास को एकदम क्या कर देगा, पूरा एकदम चर के खत्म कर देगा, खा के खत्म कर देगा, तो क्या होगा, मृदा का अपरदन स्टार्ट हो जाएगा। ये भी प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास का कारण बन जाता है। ठीक है, वनस्पति जात यानी पशु पक्षी और प्राणी जात यानी मनुष्य, दोनों को क्या हो जाता है, दिक्कत आने लगता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि, पर्यावरण को दूषित कर देते हैं हम लोग, इससे हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, जो कि जानवर के लिए भी प्रॉब्लम होता है और मनुष्य के लिए भी प्रॉब्लम क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, कारण बन जाता है। ठीक है, इन कारणों से बचने के लिए ये जो लिखा गया है इसका उपयोग, इसका अपोजिट करना है, ताकि क्या हो सके, प्राणी जात और वनस्पति जात के ह्रास का कारण ना बन सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपको यहाँ पर है, खनिज क्या है। सबसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूछा गया है, ये 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है, खनिज क्या है, जो कि 2022 में पूछा गया है, 100% पूछा गया है। विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी, आपके पास यदि किसी दोस्त या किसी दीदी भाई भैया कुछ भी है, उसको जाके पूछिएगा कि खनिज क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि नहीं। ठीक है, यदि आपके पास वो क्वेश्चन बैंक है 2022 का क्वेश्चन बैंक, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जो मैं बोलता हूँ कि ये 2022 में पूछा है, वो 100% पूछा है। हम लोग क्योंकि अगले बार प्रिपरेशन कराए थे तो हम लोग को क्वेश्चन याद है, और हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग जानबूझ के वो सब क्वेश्चन देते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्योंकि जैक बोर्ड का जो रूल है वो आपका क्या होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ठीक है, भले थोड़ा पैटर्न को चेंज करके देता है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के देता है, लेकिन पूछता वही चीज है जो चीज आपका है। ठीक है, तो खनिज क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो 2 नंबर का आंसर देख लेते हैं, क्या है कि धरातल के अंदर की एक निश्चित संरचन, ठीक है, संरचना धरातल के अंदर यानी जमीन के नीचे जो है वो एक निश्चित क्या संरचना, जिसमें प्राकृतिक रूप से क्या है, प्राकृतिक रूप से समरूपता विद्यमान होता है, और यह क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पर छूट गया, जैसे में सोना चांदी बॉक्साइट लोहा इत्यादि। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। औद्योगिकी व्यवस्था, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है, तो सही आंसर क्या होगा, उद्योगों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। ठीक है, 2 कारक कौन कौन सा देख लेते हैं। तो 2 कारक यहाँ पर दिख जाएगा, भौतिक कारक है, उसके बाद मानवीय कारक। ठीक है, तो भौतिक कारक में क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता, जलवायु और प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता, यानी नदी एवं भूमि। ठीक है, अब मानव में क्या है, मानव में आपका हो जाएगा, मानवीय कारक है पूंजी, बाजार, श्रम और परिवहन। इतना आपका हो जाएगा, पूंजी, बाजार, श्रम और परिवहन। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। और 16 नंबर ये नहीं है, 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका
सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संगत सुधार कार्यों की सूची बनाइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा किसानों की हित के लिए किया गया कार्य, और आपका डैश देखिए, आपका पॉइंट लिखना है कि बाढ़, सूखा एवं अन्य बीमारियों से बचने वाले नुकसान हेतु फसल बीमा योजना चलाई गई। फसल बीमा योजना चलाई गई, ये भी है। ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और सरकारी बैंकों की स्थापना कर किसानों को कम ब्याज की दर में ऋण उपलब्ध होता है। ठीक है, ऋण उपलब्ध करने के लिए क्रेडिट कार्ड को बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? किसानों को क्या है? दलालों के शोषण से बचने के लिए फसलों का सरकार द्वारा समर्थक मूल्य क्या है? मूल्य घोषित किया गया। समर्थक मूल्य यानी एक निर्धारित मूल्य घोषित किया गया। ठीक है, अब है 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। स्थानीय एक स्थान में, अंतरराष्ट्रीय यानी विदेश एक देश से दूसरे देश में जो होता है। ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय। तो स्थानीय व्यापार क्या है? देश के विभिन्न राज्यों या शहरों के बीच होने वाले व्यापार को स्थानीय व्यापार कहलाता है, या फिर स्थानीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होगा वो विभिन्न देशों के बीच होने वाले ठीक है, विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, और 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन, या बोल सकता हूं, ठीक है, संसाधन में या ऊर्जा में क्या कीजिए? अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हम बहुत ही पहले करते आ रहे हैं, वो क्या होगा? परंपरागत स्रोत कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे में बात कर लेते हैं, तो लकड़ी हो गया, कोयला होगा, पेट्रोल हो गया, ये सब हम लोग आज से नहीं, बहुत करोड़ों साल पहले से हम लोग उपयोग करते हैं। जब से मनुष्य आया तब से सबका उपयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होगा? ऐसी ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग वर्तमान समय में कर रहे हैं और गैर परंपरागत स्रोत कहलाएगा। ठीक है, वो गैर परंपरागत स्रोत कहलाएगा। माने ऐसा ऊर्जा जो हम लोग क्या वर्तमान समय में उसका उपयोग कर रहे हैं, पहले उसका उपयोग नहीं होता होगा। ठीक है, पहले इसका उपयोग नहीं हो रहा था, उसको क्या बोलेंगे? गैर परंपरागत स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा और बायोगैस, ये सब का न्यू टेक्नोलॉजी कब आया? कुछ दिन पहले ही तो आया ये सब, तो ये तो अभी वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? गैर परंपरागत संसाधन या ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं सतत पोषणीय आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? तो ये क्या होगा? ये आपका टॉपिक है क्लास 10th के ज्योग्राफी बुक में, आप देख सकते हो। ठीक है, डेवलपमेंट वाला चैप्टर में। तो देखिए क्या है? विकास की ऐसी अवधारणा जिसमें हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करते हैं, और क्या करते हैं? अपने आने वाले पीढ़ी का अर्थ भविष्य का ध्यान रखते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं इसको सिंपल लैंग्वेज में कि ऐसा विकास जिसको करने से आपका क्या होगा? विकास तो होगा, लेकिन आपका पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, और ना ही आपका पर्यावरण का ह्रास होगा, ना ही आपका क्या होगा? संसाधन का दोहन होगा, और आपका आने वाला भविष्य उसका उपयोग कर पाए। ठीक है, इसी को बोलेंगे सतत पोषणीय आर्थिक विकास। ठीक है, समझ गए? इसको लिख दोगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, और 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? अग्रिय और कायांतरित चट्टान में खनिज का निर्माण कैसे होता है? तो अग्रिय और कायांतरित चट्टान में खनिज का निर्माण उस समय होता है जब खनिजों को गैसीय और तरल अवस्था में दरारों की सतह सतह नहीं, सहारे। ठीक है, जब चीज नहीं थी इसलिए पता नहीं चला। दरारों के सहारे भूपृष्ठ की तरह धकेला जाता है। भूपृष्ठ की ओर क्या किया जाएगा? धकेला जाता है। ठीक है, जो ऊपर आकर ठंडे होकर क्या बन जाते हैं? खनिज का जमाव, यानी खनिज जम जाता है। ठीक है, और धरातल के क्या होगा? सिराओं और क्षैतिज अवस्था में हो जाता है। ठीक है, क्षैतिज अवस्था में हो जाएगा। अब उसको क्या कहते हैं? प्योरीफाई करके
आपका क्या किया जाएगा, खनिज का निर्माण किया जाएगा। तो आज का ये पीडीएफ यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है। और बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जो प्रीतम एकेडमी करवा रही है। आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग को पता होगा किस प्रकार से तैयारी कराया जा रहा है, आप लोग के लिए क्या क्या मेहनत किया जा रहा है। अभी जितना भी यूट्यूब चैनल है आप देख सकते हो, सभी क्या कर रहे हैं, उन दिन का वेट कर रहे हैं जो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, मार्केट में एक से एक बुक आए, उस बुक को छाप के आपका क्या मतलब पीडीएफ में फॉर्मेट में बना के और आप तक प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। उस दिन का वेट कर रहे हैं, मॉडल सेट का बहुत जन वेट कर रहे हैं, जबकि हम लोग उस प्रकार से नहीं, हम लोग वो चीज कर रहे हैं जो कि वास्तव में सभी टीचर एक ऑफलाइन बैच में करते हैं। वो चीज हम लोग ऑफलाइन चीज को ऑनलाइन में लाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो पाए, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो लगभग आपका 1 घंटा का होने वाला है, 55 मिनट हो गया आपका, ठीक है। तो जाते जाते बस एक मोटिवेशनल कोड आपको बोलना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। और तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक मोटिवेशनल कोड, जिसको सुनने के बाद आपकी रगों में आग दौड़ने लगे। और क्या कीजिए, वो हौसला रखिए आप, जो आप अपने अंदर अभी तक बनाए रखे हो, ठीक है। प्रीतम एकेडमी पर जो हौसला बनाए रखे हो वो आगे भी निरंतर इसी प्रकार से बनाए रखिए, ठीक है। प्रीतम एकेडमी आपको सक्सेस दिला के रहेगी, ठीक है। जो पॉइंट आप जो पीडीएफ देता हूँ उस पीडीएफ को आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, उसको याद कीजिए। वीडियो को 1 से 2 बार, एक बार नहीं होता 2 बार देखिए, आपको ज्यादा समझ नहीं लिया जाएगा। जैसे 1 घंटा का वीडियो बन गया, इसको क्या कीजिए, एक बार प्रेम से देख लीजिए, उसके बाद कभी रिवीजन करने का समय मिले तो आप क्या कीजिए, उसको 2x स्पीड में चला दीजिए, एक बार सुन लीजिए हेडफोन लगा के, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो चलिए आज का पीडीएफ यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। और मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है तो इसके लिए सॉरी, घर में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है जिसके कारण मुझे वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जितना जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है आपका वीडियो देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए मैं रात के 11 बज के कुछ मिनट पे, जैसे मैं आपको टाइम दिखा दे रहा हूँ, 11 बज के 37 मिनट पे क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि कल के डेट पे आपको सुबह को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये सब मतलब क्या हो सकता है, आप लोगों के लिए जो मेहनत किया जा रहा है सिर्फ आप लोग के लिए किया जा रहा है, आप लोग को पता होगा। तो ये सब देखने के बाद आप लोग को थोड़ा भी अंदर से अच्छा फील होता है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि सर हम लोग के सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ तो बनता है, ठीक है। और बाकी जो लोग प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब करके हैं वो तो जानते होंगे कि कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।